दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। यह मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और भौतिक स्वरूप की तीसरी क्लास है और यूं देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश की हमारी 8वीं क्लास है। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के भौतिक और प्राकृतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करी थी। अब उसका हम पूरा क्षेत्रफल और उसका अक्षांशीय विस्तार और किस टाइप से क्वेश्चन पिछली एग्ज़ाम में आए हैं और आगामी एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं, उस पर हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक भागों में कितनी भागों में बांटा जा सकता है? मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। 7 भाग कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और मालवा का पठार। यह मध्य प्रदेश को हम 7 प्राकृतिक प्रदेशों में हमने बांटा है। इसी प्रकार भौतिक प्रदेश में बांटा जाए, फिजिकली प्रदेश में बांटा जाए तो मध्य प्रदेश को हम 3 भागों से बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? मध्य प्रदेश को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो मध्य उच्च प्रदेश पहला भाग, दूसरा आता है आपका सतपुड़ा और तीसरा आता है आपका पूर्वी पठार। तो ये कितने हो गए? मध्य प्रदेश को फिजिकली रूप से हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में, और प्राकृतिक रूप से हम 7 भागों में बांट सकते हैं। अब देखा जाए तो मध्य उच्च प्रदेश हो, इसको हम 5 भागों में और बांट सकते हैं। कितने भागों में? 5 और भागों में बांट सकते हैं। 5 और भाग कौन कौन से हैं? तो मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना और बुंदेलखंड का पठार। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से 7 भागों में और फिजिकली रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश का? मालवा का पठार। इसका क्षेत्रफल कितना है? 85,222 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 85,222 वर्ग किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 27.68% है। कितना है? 27.68% है। परंतु कुछ बुकों में हमें मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना देखने को मिलता है? तो कुछ बुक में हमें मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना देखने को मिलता है? 88,222 वर्ग किलोमीटर। कितना? 88,222 वर्ग किलोमीटर। परंतु एग्जिट कितना है हमारे अनुसार? 85,222 वर्ग किलोमीटर। आपको ये क्षेत्रफल याद रखना है। ये वाला क्षेत्रफल भी आपको बुक में देखने को मिलता है, परंतु एग्जिट कौन सा है? 85,222 वर्ग किलोमीटर। अब इस मालवा के पठार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इस मालवा के पठार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 20 डिग्री 17 अंश से लेकर 25 डिग्री 8 अंश उत्तरी अक्षांश। ओके, क्या है? 20 डिग्री 17 अंश से लेकर 25 डिग्री 8 अंश उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 20 अंश से लेकर 79 डिग्री 20 अंश पूर्वी देशांतर तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। अर्थात हम शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो 20 डिग्री 17 अंश से लेकर 25 डिग्री 8 अंश उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 20 अंश से लेकर 79 डिग्री 20 अंश पूर्वी देशांतर तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के 18 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कितने जिलों में? 18 जिले में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब ये 18 जिले कौन कौन से हैं? तो देखा जाए तो गुना से नीचे, ओके, गुना से नीचे, सागर के देखा जाए तो क्या आएगा? बाएं, सागर के क्या? बाएं, ओके। अब अलीराजपुर के दाएं, ओके, और आपका देखा जाए तो खंडवा के ऊपर। इस बीच के अंतर्गत जितने भी 18 जिले आते हैं तो वो सब काय के अंतर्गत है? मालवा के पठार के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। मालवा का जो पठार है, इसकी जो जलवायु है समशीतोष्ण मानी गई है। क्या मानी गई है? समशीतोष्ण मानी गई है। प्राचीन समय में एक फायान नाम का एक यात्री जो था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय
के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त काल का एक राजा था, उसके दरबार में आया था। उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु बताया था। ओके, तो ये याद रखना है। तो सबसे अच्छी जलवायु किस प्रदेश की है? तो मालवा के पठार की हमें देखने को मिलती है। इस मालवा के पठार में गेहूँ, ज्वार, कपास, सोयाबीन, आलू आदि फसलों को बोया जाता है। गेहूँ, ज्वार, कपास, सोयाबीन आदि फसलों को बोया जाता है। और मध्य प्रदेश का जो सोयाबीन का उत्पादन होता है, उस सोयाबीन उत्पादन का 2/3 सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? अकेला मालवा का पठार करता है। कौन करता है? मालवा का पठार करता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में होता है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? धार जिले में होता है। किस जिले में होता है? धार जिले में होता है, जो किसका हिस्सा है? मालवा के पठार का ही हिस्सा है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान देखा जाए पिछले कुछ सालों से गंज बासोदा माना गया है, जो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। परंतु भी हाल ही में करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बड़वानी या खजुराहो माना गया है। परंतु गंज बासुदा को भी मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान माना गया है, जो किस पठार के अंतर्गत आता है? मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। इस मालवा के पठार के अंतर्गत बहुत रूप से औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पहला आता है पीथमपुर, जो कहाँ पर स्थित है? धार में। कौन सा आता है? पीथमपुर, जो धार में स्थित है। इसे हम मध्य प्रदेश का टेट्राइड भी कहते हैं। दूसरा आता है मेघनगर। ओके, कौन सा आता है? मेघनगर। यह कहाँ पर है? तो ये झाबुआ में स्थित है। अगला आता है पीलूखेड़ी, जो कहाँ पर स्थित है? राजगढ़ में स्थित है। मक्सी, जो कहाँ पर स्थित है? तो आपके शाजापुर में स्थित है। अगला आता है आगसोद या बीना, है ना, ये आगसोद। यहीं पर आपका मध्य प्रदेश की तेल रिफाइनरी स्थित है। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर आता है बीना। परंतु बीना में भी कहाँ पर है? तो वो आगसोद नामक जगह पर हमें देखने को मिलती है। अब देखा जाए तो ये औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न पठार माना जाता है, परंतु यहाँ पर हमें सर्वाधिक सूती कपड़ा उद्योग सर्वाधिक देखने को मिलता है। चाहे वो आपका उज्जैन हो, मंदसौर हो या इंदौर हो, यहाँ पर हमें सर्वाधिक सूती कपड़ों से रिलेटेड हमें उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश का जो इंदौर है सूती कपड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी कारण इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। तो किसको मिनी मुंबई कहा जाता है? इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। अगला यहाँ पर देखा जाए तो हमें विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चाहे वो देखा जाए स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो वो सागर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो वो देवास में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो कहाँ पर देखने को मिलता है? हमें इंदौर में देखने को मिलता है। इसी मालवा के पठार में हमें विभिन्न प्रकार की नदियाँ देखने को मिलती है। चाहे वो चंबल हो, शिप्रा हो, पार्वती हो, आदि नदियाँ हमें कहाँ देखने को मिलती है? मालवा के पठार में हमें देखने को मिलती है। इसी मालवा के पठार में हमें सबसे महत्वपूर्ण 4 चोटी देखने को मिलती है, और वो 4 चोटी में सबसे ऊंची जो चोटी है वो महू में स्थित है, और उस चोटी का नाम क्या है? सिगार चोटी। क्या नाम है? सिगार चोटी। और सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो वह है 881 मीटर। सिगार चोटी की कितनी ऊंचाई है? 881 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो महू के दक्षिण में स्थित है। और यहीं पर एक दूसरी चोटी आती है जिसको बोलते हैं अपन जाना पाव। जाना पाव यह भी महू में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 854 मीटर है। ये किसकी है? तो ये है सिगार की, और ये है जाना पाव की। तीसरी आती है धजारी, और इसकी कितनी है? तो 810 मीटर है। कितनी है? 810 मीटर है। चौथी आती है गोमनपुर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 510 मीटर हमें देखने को मिलती है। तो मालवा के पठार की कितनी चोटी आ गई है? तो 4 चोटी। सबसे ऊंची सिगार चोटी 881 मीटर, फिर जाना पाव 854 मीटर, धजारी 810 मीटर, और गोमनपुर
तो 800 आपका 510 मीटर हमें देखने को मिलती है। इसी मालवा के पठार में हमें काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक जगह भी देखने को मिलती है, चाहे आपका उज्जैन हो, उज्जैन में महाकालेश्वर हो जहाँ पर आपका सिंहस्थ मेले का आयोजन भी होता है, फिर आपका देखा जाए देवास का चामुंडा माता का मंदिर हो, आपका फिर इंदौर हो, फिर आपका चाहे आपका देखा जाए भीमबेटका की गुफाएं हो जो रायसेन जिले में पड़ती है, ये सब इसी क्षेत्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अगला आता है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, इसका क्षेत्रफल हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.67%। कितना? 10.67%। ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का हमें क्षेत्रफल देखने को मिलता है। अब इसका अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 10 अंश से लेकर 26 डिग्री 48 अंश उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 50 अंश से लेकर 79 डिग्री 10 अंश पूर्वी देशांतर तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। मध्य भारत का पठार है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उसका विस्तार है नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना और भिंड आदि जिले इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। कर्क रेखा के एकदम निकट होने के कारण, कर्क रेखा के एकदम निकट होने के कारण यह क्षेत्र सर्वाधिक गर्म क्षेत्र भी कहलाता है और सबसे ठंडा क्षेत्र भी कहलाता है। अर्थात यहाँ पे गर्मी तो अधिक पड़ती है, साथ में यहाँ पर ठंड भी सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो प्रमुख नदी कौन सी आएगी? चंबल, सिंध आदि यहाँ की हमें प्रमुख नदियाँ देखने को मिलती है, परंतु यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? तो चंबल देखने को मिलती है। चंबल नदी के कारण यहाँ पर नदियों देखा जाए मिट्टी का अपवर्तन बहुत होता है, इसके कारण यहाँ पर देखा जाए सर्वाधिक हमें बीहड़ों का निर्माण देखने को मिलता है, जो प्राचीन समय में या आज से ठीक देखा जाए 20 से 25 साल पहले डाकुओं की शरण स्थली के रूप में जाने जाते थे। मध्य भारत के पठार में हमें सर्वाधिक देखा जाए गेहूँ, आपका देखा जाए तो सरसों आदि, गन्ना आदि फसलें हमें यहाँ को देखने को मिलती है। गेहूँ, सरसों, गन्ना आदि फसल हमें यहाँ देखने को मिलती है। परंतु मध्य भारत का पठार सर्वाधिक रूप से सरसों की हांडी का क्षेत्र कहा जाता है। तो आपसे यही एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य भारत के पठार में होता है। किस जिले में होता है, तो उस जिले का नाम है मुरैना, और भिंड जिले में सरसों का उत्पादन होता है। अब हम यहाँ के प्रमुख औद्योगिक स्थल की बात करें तो यहाँ के प्रमुख औद्योगिक स्थल कौन कौन से कहलाते हैं, चाहे वो केलारस हो, डबरा हो, बानमोर हो आदि यहाँ के प्रमुख औद्योगिक स्थल कहलाते हैं। चाहे वो आपका देखा जाए बानमोर हो जो कहाँ पर पड़ता है? मुरैना में पड़ता है। मालनपुर जो कहाँ पर पड़ता है? भिंड में पड़ता है। डबरा जो कहाँ पर पड़ता है? ग्वालियर में पड़ता है। केलारस जो कहाँ पर पड़ता है? शिवपुरी में पड़ता है। आदि सब स्थल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य भारत के पठार में हमें देखने को मिलते हैं। अब देखा जाए यहाँ की इस मध्य भारत के पठार की जो प्रमुख देखा जाए जनजाति है वो सहरिया जनजाति कहलाती है। कौन सी जनजाति कहलाती है? सहरिया जनजाति कहलाती है। इस मध्य भारत के पठार में जो एक जनजाति है उस जनजाति का नाम क्या है? सहरिया जनजाति है। कत्था बनाने का कारखाना किस पठार में स्थित है? तो कत्था बनाने का कारखाना आपके मध्य भारत के पठार में कहाँ पर? शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। अगला आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 23,495 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 23,495 वर्ग किलोमीटर। परंतु हमें बुक में कितना देखने को मिलता है? तो हमें बुक में देखने को मिलता है 23,733 वर्ग किलोमीटर। यह हमें देखने को मिलता है बुक में।
परंतु यह गलत है। एग्जिट रूप से देखा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना है 23,495 वर्ग किलोमीटर। बुक में हमें देखने को क्या मिलता है 23,733 वर्ग किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है 7.6% है। अब इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 6 अंश से लेकर 26 डिग्री 22 है ना 22 अंश उत्तरी अक्षांश, अर्थात 24 डिग्री 6 अंश 24 डिग्री 6 अंश से लेकर 26 डिग्री 22 अंश उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 51 अंश से लेकर 80 डिग्री 21 अंश पूर्वी देशांतर तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। क्या नाम है? सिद्ध बाबा की चोटी। और इस सिद्ध बाबा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो इस सिद्ध बाबा चोटी की ऊंचाई कितनी है 1172 मीटर। कितनी है 1172 मीटर। इस सिद्ध बाबा चोटी की क्या है ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी उसकी ऊंचाई कितनी है 1172 मीटर हमें देखने को मिलती है। अब इस बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, देखा जाए भिंड, दतिया, आपका देखा जाए ग्वालियर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना। और साथ ही उत्तर प्रदेश के चाहे वो आपका ललितपुर हो, झांसी हो, महोबा हो, हमीरपुर हो आदि इसी बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर ग्वालियर की डबरा और भांडेर तहसील इसका प्रमुख देखा जाए भाग मानी जाती है। ग्वालियर आपका देखा जाए तो मध्य भारत के पठार में भी आता है और बुंदेलखंड के पठार में भी आता है, परंतु यहाँ की डबरा और भांडेर जो तहसील है वो किसकी प्रमुख हिस्सी है, तो किसका हिस्सा है, तो वो बुंदेल के पठार का प्रमुख हिस्सा हमें देखने को मिलता है। इस बुंदेल के पठार में देखा जाए सिंचाई के साधन इतने उपलब्ध नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए सरकार के द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध कराकर वहाँ पर कृषि की व्यवस्था की जा रही ताकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या हो कृषि का उत्पादन हो। अब इस बुंदेलखंड के पठार में हमें सर्वाधिक कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, तो इस बुंदेलखंड के पठार में हमें सर्वाधिक देखा जाए जलोढ़ मिट्टी तो देखने को मिलेगी सही कुछ कुछ क्षेत्रों में, इसके अलावा हमें कछारी और लाल पीली मिट्टी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में हमें देखा जाए तो बुंदेलखंड के क्षेत्रफल में हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस सर्वाधिक रूप से ये जो क्षेत्र है वो धार्मिक रूप से काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर आपका खजुराहो हो जो मध्य प्रदेश का पहला देखा जाए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित स्थल है। और खजुराहो को विश्व विरासत स्थल में कब सम्मिलित किया गया था, तो 1986 में। इसके अलावा ओरछा है ना, ओरछा भी सर्वाधिक धार्मिक रूप से सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इसके अलावा दतिया देखा जाए यहाँ पर पीताम्बरा शक्तिपीठ तो है ही सही, इसके अलावा यहाँ पर जैन तीर्थ भी है। जैन तीर्थ में देखा जाए यहाँ पर पीताम्बरा पीठ और सोनगिरी पीठ, जो जैन तीर्थ की दो प्रमुख गिरी है पीताम्बरा ओके और दूसरा सोनगिरी, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इसी दतिया में हमें देखने को मिलते हैं। अगला आता है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो 31,954 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 31,954 वर्ग किलोमीटर है। और ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है 10.36% है। कितना है 10.36% है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है 23 डिग्री 10 अंश से लेकर 25 डिग्री 12 अंश उत्तरी अक्षांश, 78 डिग्री 4 अंश से लेकर 82 डिग्री 18 अंश पूर्वी देशांतर तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। कितना 78 डिग्री 4 अंश से लेकर 82 डिग्री 18 अंश पूर्वी देशांतर तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। इस रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर। और सागर की केवल 2 तहसील रेहली और बंडा,
ये 2 तहसील इस रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हमें मिट्टी कौन सी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमें मिश्रित प्रकार की या लाल काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी आएगी, टोंस, सोन, बिहड़, धसान, केन, महाना, ओधा आदि यहाँ की हमें प्रमुख नदियाँ देखने को मिलती है। और इसी रीवा पन्ना के पठार में हमें 4 जलप्रपात दिखाई देते हैं। कौन कौन से, 4 जलप्रपात। चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर है, बिहड़ नदी पर है। कहाँ पर स्थित है, रीवा में स्थित है। अगला आता है आपका, देखा जाए पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो तमसा नदी पर स्थित है, वो भी कहाँ पर है, रीवा में। इसी अलावा आता है बेहूटी जलप्रपात। बेहूटी जलप्रपात ओदा नदी पर स्थित है, यह भी रीवा में स्थित है। अगला आता है आपका क्योटी जलप्रपात या केविटी जलप्रपात, जो महाना नदी पर है, और ये चारों जलप्रपात कहाँ हैं, रीवा में। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से पठार में स्थित है, रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। और उस जलप्रपात का नाम क्या है, तो उस जलप्रपात का नाम है बेहूटी जलप्रपात। कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपकी देखा जाए ओधा नदी पर स्थित है। और उस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो जलप्रपात की ऊंचाई है 198 मीटर। कितनी है, 198 मीटर। अब यहाँ के औद्योगिक विकास की हम बात करें तो यहाँ पर हमें चीनी मिट्टी, कत्था, तेंदुपत्ता, सीमेंट, हीरा तराशने का उद्योग काफ़ी देखने को मिलता है। सीमेंट कारखाना इस रीवा पन्ना में, सतना में हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है। पन्ना देखा जाए हीरा तराशने या हीरा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला देखा जाए, इसी में यहाँ पर अभी हाल ही में सतना जिले की एक तहसील है मेहर, उसको काट कर एक नया जिला बनाने की घोषणा अभी हाल ही में भूतपूर्व सरकार कमलनाथ सरकार के द्वारा की गई थी। तो आपका मेहर किस पठार के अंतर्गत आता है, तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। अब अगली हम बात करते हैं पूर्वी पठार की या बंगेलखंड का पठार। इसका देखा जाए क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 19,611 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 19,611 वर्ग किलोमीटर। परंतु हमें बुक में कितना देखने को मिलता है, तो हमें बुक में देखने को मिलता है 26,000 वर्ग किलोमीटर। कितना देखने को मिलता है, 26,000 वर्ग किलोमीटर। परंतु एग्जिट रूप से कितना है, 19,611 वर्ग किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 6.36%। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग क्या है, मालवा का पठार, और सबसे छोटा क्या है, पूर्वी पठार। अब इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 40 अंश से लेकर 24 डिग्री 35 अंश उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री 5 अंश से लेकर 82 डिग्री 47 अंश पूर्वी देशांतर तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका, बघेलखंड का पठार का। बघेलखंड के पठार के अंतर्गत सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी आदि जिले हमें देखने को मिलते हैं। यह क्षेत्र जो सर्वाधिक है, बुंदेलखंड का पठार, यह हमें ऊर्जा संसाधन के रूप से सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि इसी क्षेत्र में हमें सर्वाधिक कोयले का उत्पादन देखने को मिलता है, चाहे वो सोहागपुर हो, चाहे आपका सिंगरौली हो। और सिंगरौली का जो जिला मुख्यालय है बेड़न, उसे तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा गया है, जो कहाँ पर है, पूर्वी पठार में ही स्थित है। और इसी पूर्वी पठार में हमें चावल, अलसी और मोटे अनाज की खेती सर्वाधिक देखने को मिलती है। किस क्षेत्र में, पूर्वी पठार में हमें देखने को मिलती है। अब अगले क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल कितना है, 83,657 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 83,657 वर्ग किलोमीटर। परंतु हमें बुक में कितना देखने को मिलता है, तो हमें यह बुक में कितना देखने को मिलता है, 86,000 वर्ग किलोमीटर। कितना देखने को मिलता है, 86,000 वर्ग किलोमीटर। परंतु एग्जिट कितना है, 23,657 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 27.14% है। कितना है, 27.14% है। अब इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 22 डिग्री 30 अंश से लेकर
23°45' उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री से लेकर 81°30' पूर्वी देशांतर तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब नर्मदा सोन घाटी क्यों प्रसिद्ध है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार हमें देखा जाए अलीराजपुर से लेकर शहडोल तक देखने को मिलता है। कहाँ से, अलीराजपुर से लेकर शहडोल तक देखने को मिलता है। यह क्षेत्र सर्वाधिक जायद की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। जायद की फसल आपने सभी ने सुना होगा, रबी और खरीफ की फसल के बीच का जो समय होता है उसमें जो फसल बोई जाती है उसे जायद की फसल कहते हैं। और सर्वाधिक किस क्षेत्र में बोई जाती है, नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्रफल में बोई जाती है। अब देखा जाए तो यह क्षेत्र सर्वाधिक वन से आच्छादित है, अर्थात 50% से ज़्यादा का यहाँ क्षेत्र वनों से आच्छादित हमें देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थल भी कौन सा कहा जाता है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र ही कहा जाता है। खनिज संसाधन से यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हमें चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर, मैंगनीज और कोयला आदि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ के दर्शनीय स्थल की बात करें तो ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, मंडलेश्वर है, नेमावर है, आपका देखा जाए बेड़ा घाट है, आदि सब हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्रफल में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का क्षेत्रफल कितना है, 31,317 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 31,317 वर्ग किलोमीटर। परंतु हमें बुक में कितना देखने को मिलता है, तो हमें बुक में देखने को मिलता है 34,000 वर्ग किलोमीटर। कितना, 34,000 वर्ग किलोमीटर हमें इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.16%। कितना है, 10.16% है। अब इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 21°30' से लेकर 23° उत्तरी अक्षांश, 74°30' से लेकर 81° पूर्वी देशांतर तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका विस्तार बुरहानपुर से लेकर बालाघाट तक हमें देखने को मिलता है। कहाँ से, बुरहानपुर से लेकर बालाघाट तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब देखा जाए आपका ये सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है, इसी सतपुड़ा क्षेत्र में हमें 3 भाग दिखाई देते हैं, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और मैकाल श्रेणी। पश्चिमी भाग की 5 प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, राजपीपला श्रेणी पहला, दूसरा आता है आपका देखा जाए अखार रानी की पहाड़ी, तीसरा आता है बड़वानी की पहाड़ी, चौथा आता है बीजापुर की पहाड़ी, पांचवा आता है आपका देखा जाए असीरगढ़ की पहाड़ी। ओके, और इसका विस्तार कहाँ तक है, बुरहानपुर तक। फिर इसके यहाँ से भी चालू होता है पूर्वी पठार, है ना, पूर्वी श्रेणी। उसका विस्तार हमें कहाँ तक देखने को मिलता है, छिंदवाड़ा तक देखने को मिलता है। और इसी पूर्वी श्रेणी में जो सतपुड़ा की पूर्वी श्रेणी है, इसमें हमें प्रमुख 3 श्रेणी दिखाई देती है, ग्वालीगढ़ श्रेणी, बैतूल श्रेणी और छिंदवाड़ा श्रेणी। इसी पूर्वी श्रेणी में हमें सतपुड़ा की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी दिखाई देती है महादेव श्रेणी। और महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ है। और वो कौन से नगर में स्थित है, तो वह पंचमढ़ी में स्थित है। और पंचमढ़ी कौन से जिले में स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, अर्थात जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। और उसे कब बनाया गया था, तो उसे 1999 में बनाया गया था। और उसे देखा जाए यूनेस्को की साइट में कब सम्मिलित किया गया था, तो उसे यूनेस्को की साइट में 2009 में सम्मिलित किया गया था। तो ये आपको ये याद रखना है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो धूपगढ़ की ऊंचाई है 1360 मीटर। कितनी है, 1360 मीटर ये धूपगढ़ की ऊंचाई है। परंतु कुछ कुछ बुक में हमें क्या देखने को मिलती है, 1350 मीटर भी हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको दोनों आंकड़े याद रखना है। इसके अलावा इसकी अंतिम श्रेणी आती है मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1036 मीटर। परंतु कुछ कुछ बुक में हमें 1048 मीटर भी देखने को मिलती है। अमरकंटक वही स्थान है जिससे देखा जाए आपकी 3 प्रमुख नदियों का उद्गम हुआ है। कौन कौन सी, आपकी नर्मदा, सोन
और जोहिला, ये तीनों नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। तो ये इतना सब आपका प्राकृतिक स्वरूप से जितने क्वेश्चन बनते थे वो आप सभी को मैंने यहाँ पर समझा दिया गया है। तब अब देखा जाए, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ का जो प्राकृतिक स्वरूप जो है उसमें से आपको एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग कौन सा होगा? पूर्वी पठार। सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा क्या है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल धूपगढ़, कौन सी श्रेणी में आता है? सतपूर्णा श्रेणी में। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थल नर्मदा सोन घाटी में आता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।